वेलकम बैक नाज़रीन। इरफान, ये बताइएगा कि ईरान ने अब नाए हुर्मज़ पर अमेरिकी सदर की धमकियों को खोखला करार दिया और बड़ी वैलिड एक रीज़न दी है कि अगर ट्रंप वाकई आप नाए हुर्मज़ का कंट्रोल हासिल करना चाहता तो या उसकी सलाहियत रखता तो वो जंग के दौरान ही कर लेता। तो अब ये जो धमकियां ईरान दे रहा है, इसके वजूहात तो हमने डिस्कस कर ली, इसमें इसमें वाकई आपको वो खोखलापन नज़र आता है जिसका ईरान ने जिक्र किया? हाँ, देखिए जितनी भी आप डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के दौरान भी जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं ना, फॉर हम्म। एग्जांपल उनको ब्लॉकेड ऑफ ब्लॉकेड लगाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि वो ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खुलवा सके थे। अच्छा, और ब्लॉकेड 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 ऑफ ब्लॉकेड लगाना इस बात की दलील थी कि उनके पास ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ताकत से खुलवाना जो है वो अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं था। लिहाजा उन्होंने ब्लॉकेड ऑफ ब्लॉकेड लगाया। और अगर वो कहता कि मैंने इनकी नेवी तबाह कर दी और इनके मैंने मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया और एयरफोर्स तबाह कर दी, अगर उनकी नेवी आपने तबाह कर दी थी तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को किसने बंद किया हुआ था? तो अगर इसका मतलब है कि उनकी नेवी मौजूद थी तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी उन्होंने बंद की हुई है। तो बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने जितने भी अब तक बातें की हैं, डोनाल्ड ट्रंप की एक तो यह है कि ईरान और मशरक वस्ता को लेके कोई स्टडी है ही नहीं। और ये जितने भी लोग इस वक्त आपको इस के अंदर भी नजर आ रहे हैं ना, मुज़ाकरात की टीम के अंदर, इनको भी मशरक वस्ता के अंदर ये अपने बिजनेस टूवर्स के लिए तो आते रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो जियो पॉलिटिक्स है उनकी इनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या पता कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो पूरी दुनिया को पता था कि ये बंद हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर मैं जंग शुरू करूंगा तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा। ठीक है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं ईरान पे हमला करूंगा तो ये रीजनल ताकतों के ऊपर हमला कर देगा। तो बात ये है कि वो बंदा जो कि अमेरिका का सदर है और उसको जब इन बुनियादी चीजों का नहीं पता जिसको आम जो लोग हैं वो हम प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद करेगा और इलाकाई ताकतों के ऊपर भी जंग को मुसल्लत करेगा और ये रीजन वाइड एक जंग हो जाएगी। और वो हो गया। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सुबह दोपहर शाम अपनी उस्ताद तबा से मजबूर एक शख्स है। और हम्म। जो इमोशंस उसके ऊपर डोमिनेट कर रहे होते हैं उन इमोशंस को वो अपने लफ्जों के अंदर रिप्रेजेंट कर देता है। और ये बुनियादी तौर पर अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी थी, जितना बुरा नुकसान इस डोनाल्ड ट्रंप ने आके अमेरिका को पहुंचाया है, इस वक्त आप देख लें कि यूरोपीय यूनियन ने अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर दिया। कल वो G7 के अंदर जो उसने डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी के बारे में बात की है, जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, और मेलोनी ने आके कैसा कैटेगोरिकल फिर आके स्टेटमेंट उसको देना पड़ेगी कि भाई आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं एक अमेरिका के सदर होकर कि मैंने आपसे तस्वीर खिंचवाने के लिए क्या मैं आपसे भीख अच्छा, मांगती लेकिन रही हूं? इरफान, तो ये एक और बात भी की जा रही है कि इस तरह का बिहेवियर ट्रंप का, धमकियां जो है वो किसी हतमी नतीजे पे पहुंचने के लिए, मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने के लिए, आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें ईरान को आप कह लीजिए कि कायल कर लेंगी या डरा धमका लेंगी? क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है, पहले दिन से हमले हमले कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह की धमकियों से जो है वो किस तरह से ईरान को जो है वो आप ज़ेर कर सकते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वो ईरान की तारीफ कर रहे थे कि ईरान बहुत स्मार्ट लोग हैं, ओ उनके यहाँ में यस। जितने भी रिजिड लोग हैं वो सारे के सारे जा चुके हैं और ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, इनके साथ तो मैं डील कर सकता हूं। तो बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का अब इस तरीके से धमकियां देना, उनको अब ये नजर आ रहा है कि अगर ये डील आगे प्रोसीड होती है और इस डील को, क्योंकि पूरे अमेरिका के अंदर ये नैरेटिव शेप अप हो चुका है कि ये ईरान की स्ट्रेटेजिक विन है और इसको डिफेंड करना जो है इस वक्त डेमोक्रेट्स के लिए, जेडी वेंस के लिए, मार्को रूबियो के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉसिबल नहीं है। और मिड टर्म इलेक्शन के अंदर जो है इस तरह की डील अगर हो जाती है तो वो मिड टर्म के इलेक्शन हार जाएगा और इलेक्शन हारने का मतलब ये है कि आपके हाथ और पांव बंधे हुए हैं, वहां पे जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी मेजोरिटी हो जाएगी और ना आप कोई कानून बना सकोगे, ना ही आप कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से कोई बात जो है वो नाफिज अमल कर सकते हैं। तो ये वो फ्रस्ट्रेशन है। बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस पे काबिल तर्स शख्सियत बनी हुई है जिसको मल्टी लेवल जो प्रेशर्स हैं उनका सामना है। इजराइल का उसके ऊपर प्रेशर है, इलाकाई ताकतों का उसके ऊपर प्रेशर है,
خود ایران کا ان کے اوپر پریشر ہے, ودن دا ریپبلکنز ان کے اوپر پریشر ہے, ڈیموکریٹس کا ان کے اوپر پریشر ہے. تو اتنے سارے دباؤ کے اندر ایک شخص اسی طرح سے بیہیو کرے گا جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب, ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران معاہدہ اگر ناکام ہوتا ہے تو ہم محصولات نافذ کر دیں گے, آبنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس ہم لیں گے. اور اس کی انہوں نے بڑی ایک وجہ بتائی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ ناکام ہوا تو امریکہ ماضی, حال اور مستقبل کے اخراجات کے ازالے کے لیے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تجارت پر محصولات جو ہے وہ کرے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بڑے سالوں سے, دہائیوں سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے محافظ یا گارجین اینجل کا کردار کر رہے ہیں, تو خطے کی ہم سلامتی کے لیے بھاری اخراجات برداشت کرتا آیا ہے. اب اس سوال, اس اسٹیٹمنٹ پہ دو سوال میرے بنتے ہیں سر. پہلا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ ماضی میں تو ہم نے ماضی قریب میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیسا محافظ تھا امریکہ کہ ایسی کی تیسی ہو گئی آپ کے سارے خلیجی ممالک کی, جہاں پہ اڈے اور جہاں پہ سارا کچھ تھا تو کسی نے کچھ نہیں کیا, وہ تباہ ہو گئے. اور آنے والے وقت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں انہی سے لوں گا, ٹول ٹیکس لوں گا کیونکہ میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں. تو اس کو ذرا دیکھیے گا کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت ہی ویگ قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان میں کوئی کسی اسٹیٹمنٹ کوئی جان ہے. بات یہ ہے کہ گلف کنٹریز $300 بلین ویسٹ کرنا ایران کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں یو اے میں, قطر میں یا اور امریکہ میں, چلے وہ واپس کیے جا سکتے ہیں. جہاں تک یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہے, گارڈین اینجل, بھائی کبھی ایسا سنا نہیں ہے ورلڈ وار 2 کے بعد کہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں ان کو ہٹ کیا گیا, ایرانین نیوی نے ہٹ کیا جو ان کے پاس میزائل بورڈز اور جو پریسیجن میزائل سے, اینڈ دے موو 500 kilometers away from the concerned area in the Strait of Hormuz, Arabian Sea اور یہ گلف میں. اور ان کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ کیسے یہ چھپاتے رہے ہیں اور وہ پھر چلے گئے میجر ریپیئرز کے لیے. تو کیسے گارڈین اینجل بن گئے, کیسے ان کے پاس وہ کیپبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایرانین ہائی اسپیڈ ٹارپیڈو بوٹس, ایرانین ہائی اسپیڈ میزائل بوٹس ان کو کاؤنٹر کر سکے. تبھی تو یہ بھاگے وہاں سے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بالکل کدھر گئے ان کے پیٹریوٹ میزائلز جتنی گلف کنٹریز کے اندر, بلکہ اب تو 2-3 ممالک نے شور کیا ہے کہ جناب اگر آپ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ جائیں, تھینک یو ویری مچ. سعودی عربیہ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے انہوں نے ڈیفینس پیک کیا, بیکاز دے ور ناٹ شیور کہ ایران American will be able to give them that air defense capability, air defense cover. تو پاکستان سے پھر ہمارے ایک GF-17 جو ہم خبریں پڑھتے ہیں, اسکواڈرن پلس سپورٹنگ ایلیمنٹ ایئر ڈیفینس, وہ وہاں پہ گئے ڈپلوائڈ اینڈ فزیکلی سعودی عربیہ میں. تو what does that show? Show the lack of confidence in the Gulf nations about the United States capability to protect them. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو امریکنس کی تو بڑی بری حالت ہوئی ہے. اور دوسرا میں بات تو یہاں بات ہوتی ہے اس کی امپیچمنٹ کی, یہ وہ بائی ایپسٹین فائل سب سے بڑی تلوار ہے جو لٹکی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. کسی وقت ایپسٹین فائل جو ہے وہ بالکل نزدیک ہے بلو اپ ہونے پہ, اور وہ اس کا چابی کس کے ہاتھ میں ہے, وہ تلوار کس کے ہاتھ میں, موساد کے ہاتھ میں. ساری ویڈیو ان کے پاس ہیں. وہ پیچھے آیا تھا, تھوڑی تھوڑی ریلیز کی تھی انہوں نے. تو بڑا یہ ہیلو ہائے نیتن یو کے ساتھ, بڑا یہ وہ, پھر بیچ میں ابھی اس نے یہ کیا. تو آپ ابھی دیکھیں کہ وہ پھر کچھ ویڈیوز آنی شروع ہو جائیں گی ایپسٹین فائل کی, تو ٹرمپ کو پھر مصیبت پڑ جائے گی. سو مائی پوائنٹ از دس کہ وہ بڑی مشکل میں گھرا ہوا ہے. صحیح. اینڈ وہ خود ڈومیسٹک چیلنج بھی ہے, انٹرنیشنل چیلنج بھی ہے, پرسنالٹی کا بھی ڈس آرڈر ہے, اور اپنا جو امریکن نیشن ہے وہ بھی پریشان ہے کہ یار یہ کیسا پریزیڈنٹ ہے, یہ ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اور جو وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں اپنے پرانے پریزیڈنٹس کے لیے, اوباما کے لیے, میں ٹی وی پہ تو نہیں بتا سکتا. تو دیکھیں
एक बड़ा एक यूनिक डिसऑर्डर वाला प्रेसिडेंट जो है वो आया है। और अमेरिकन नेशन में आपको बता दूं, आज अगर इसकी इम्पीचमेंट हो जाती है, साल के एंड में ये इलेक्शन हार जाते हैं मिड टर्म और इसको जाना पड़ता है, तो अमेरिकन दिल में खुश होंगे। लाखों लोग निकल आए थे इन सपोर्ट ऑफ दी पैलेस्टीनियन और गजा के जो जेनोसाइड हो रहा था उसके खिलाफ, और इस पे प्रेशर था कि आप क्यों नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अमेरिकन का जो इमेज डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली जो तबाह हुआ है, और उनकी आर्म फोर्सेस की जो डीमोरलाइजेशन हुई है, उनकी जो अपना मामला खराब हुए हैं, इज बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। अच्छा इरफान, मुझे ये बताइएगा, इस तमाम तर सूरत हाल में हमने ये देखा कि इवन जेडी वैंस खुद कह रहे हैं कि इजराइल के हल्के जो है वो हामी हल्के अक्सर तनकीद और यहूद दुश्मनी को एक ही समझ लेते हैं। हालांकि इजराइल पे तनकीद जो है वो यहूदियत पर तनकीद नहीं, फिर ये कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात हमेशा से एक नहीं रहते। एक तो ये बताइए कि ये हालिया जितना इनके दरमियान कोई थोड़ा बहुत इख्तलाफ या ये मामला चल रहे हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स और दीगर मामला जैसे ब्रिगेड सफ़र मारे थे, तो कोई इनके दरमियान ताल्लुकात में कोई दरार पड़ने के चांसेस भी हैं या ये एका ख़त्म होने का नहीं है? नहीं देखेंगे, अमेरिका और इजराइल की जब आप तारीख पढ़ते हैं ना, तो इजराइल को बनाने के अंदर फ्रांस और यूके का बहुत कलीदी किरदार था। 1967 की जंग थी जब अमेरिका ने ये देखा कि ये एक छोटा सा मुल्क है और इतनी बड़ी ताकतवर मिलिट्री रखता है कि इतनी सारी अरब रियासतें क्योंकि बनी अभी नहीं थी, उनके पास उस तरीके से एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री थी नहीं, तो उसने उन तमाम मिलिट्री पावर्स को भी, जितने भी अरब थी, उनको उसने डिफीट कर दिया। लिहाजा वहां से इनके जो ताल्लुकात हैं इस खित्ते के अंदर अपनी चौकी के तौर पर अमेरिका ने लेना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो रोनाल्ड रेगन का वो दौर था जब पहली दफा एक रिफ्ट जो है वो अमेरिका और आपको इजराइल के दरमियान में नजर आता है, और बड़ी तगड़ी इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो रोनाल्ड रेगन की तरफ से भी दी जाती रही हैं इनके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद फिर क्योंकि वो कोल्ड वार का जमाना था, तो जब ये अरब कंट्री जो थे वो जा रहे होते थे सोवियत के पास, तो अल्टीमेट इजराइल जो था वो अमेरिकन इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा था। 1990 के बाद जब सोवियत कोलैप्स कर गए, तो उसके बाद वक्ती तौर पर फिर जो अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात है ना, उनके अंदर सर्द मोहरी आपको नजर आती है, और अमेरिका के अंदर ये डिबेट होना शुरू हो जाती है कि क्या हमने इजराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है टू कॉम्प्रोमाइज द अमेरिकन इंटरेस्ट, या फिर हमने एक नए सिरे से इंडिपेंडेंट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को इस खित्ते में लेके चलना है। क्योंकि इस खित्ते की जितनी भी अरब रियासतें हैं, जैसे यूके यहां से गया था ना, तो उसकी जगह पे फिर अमेरिका ने आके यहाँ का सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन जो था और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको एस्टैब्लिश किया था, और पूरे के पूरे अरब कंट्री जो थे वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अमेरिका को बिल्कुल ठीक है। मुझे सर क्लोजिंग पे जाना है। इरफान, थैंक यू सो मच। बेट साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं जो अभी अहम खबर चल रही है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि मुज़ाकरात का अमल एक बार फिर से शुरू होने की इतलात है और ईरान का वफ्द भी मुज़ाकरात को ज्वाइन करेगा, इसके इम्कानात भी हैं। मामला तो ये चल रहे हैं, इस वक्त के आने वाले वक्त में क्या होता है वो आपके सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।